तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन नंबर 1 है। ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ए सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ फीचर दे रखा है नीचे। इसमें से पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर द असेक्सुअल एंड ट्रू फॉर द बोथ असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, सेकंड दिया ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, थर्ड रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, फोर्थ प्रोजेनी हैव द सम रिजेंबल विद द पेरेंट्स। इन चारों में से बताना है कौन सा सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में कॉमन करेक्टर है या दोनों में ही कॉमन रहेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये फीचर हो। तो गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस, तो गैमेट का फ्यूजन सिर्फ यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर होगा, असेक्सुअल में होगा ही नहीं, तो गलत हो गया। दूसरा है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, हाँ दोनों में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, यानी ये चीज़ कॉमन होगी। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है कि प्रोजेनी ऑफ द सम रिजेंबल विद देयर पेरेंट, यस ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में देखने को मिलता है कि प्रोजेनी रिजेंबल टू द पेरेंट। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? सेकंड और फोर्थ, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल और प्रोजेनी रिजेंबल टू पेरेंट। तो सेकंड और फोर्थ यानी कि सी ऑप्शन, फर्स्ट का सी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फार्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। तो क्लोन जो होता है, क्लोन टर्म का यूज कहाँ किया जाता है? टर्म क्लोन यूज टू डिस्क्राइब द सच इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है, ऐसे इंडिविजुअल के लिए क्लोन टर्म यूज किया जाता है। और जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से, वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसके लिए क्लोन टर्म यूज किया जाता है, जो कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होता है, आइडेंटिकल या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोन टर्म। लेकिन क्लोन क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं वर्ड यूज होता है, इसको हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉसेस द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। ओके, हाँ ये बात तो सही है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा पेरेंटल डीएनए का। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इसीलिए यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को क्लोन नहीं बोला जाता है। तो बी वाला दे रखा है डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपी एंड पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। नहीं, डीएनए बोथ पेरेंट का, ठीक है, बोथ पेरेंट का कॉपी होता है एंड पास ऑन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म एट द डिफरेंट टाइम। चौथा दे रखा है डीएनए ऑफ द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीट डिफरेंट। नहीं, ये भी नहीं है, तो दूसरे का सिंपल सा ए से हो जाएगा। इसलिए ऑफस्प्रिंग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग के लिए हम क्लोन टर्म यूज नहीं करते हैं, दूसरे का ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है? क्या देखा है क्वेश्चन नंबर 3? असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये 4 थोड़ी देखा, सम यूकैरियोट, ऑल यूकैरियोट, थर्ड है सम प्रोकैरियोट, फोर्थ है ऑल यूकैरियोट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन वैसे रट्टाफिकेशन भी है और याद भी होगा कि बाइनरी फ्यूजन देखो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सभी में नहीं, नहीं सभी यूकैरियोट में होता है, नहीं सभी प्रोकैरियोट में। सब यूकैरियोट और सब प्रोकैरियोट में बाइनरी फ्यूजन प्रेजेंट होता है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन मैच हो जाएगा। सम यूकैरियोट एंड सब प्रोकैरियोट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड से हो जाएगा, तीसरे का सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए फ्यू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन दे रखा है, नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, उस चारों स्टेटमेंट से पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो जो स्टेटमेंट देखा उसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट चारों में से देख लेते हैं कौन सा सही है। फिर तो ये पहला वाला स्टेटमेंट दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल। यस,
सही बात है कि जरूरी नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही 2 इंडिविजुअल हों, एक भी इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे प्लांट में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें, ठीक है, एक ही प्लांट पे फ्लावर प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सही है पहला वाला। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, यस, इसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाके जाइगोट बनता है, तो गैमेटिक फ्यूजन तो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये भी सही है। तीसरा दे रखा है म्योसिस नेवर अकर, नहीं गलत है, म्योसिस या रिडक्शन डिवीजन अकर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, नेवर अकर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख रखा है, तीसरा तो गलत है। चौथा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। चौथे का फर्स्ट और सेकंड से, चौथे का बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा एग्जिबिट ए टाइप ऑफ द सेक्सुअल लाइफ साइकिल। उसे एल्गी में सेक्सुअल लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, कुछ को छोड़कर, जैसे केल, पेक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, जो कि हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और एक होता है फ्यूकस या फाइकस होता है, जो कि ब्राउन एल्गी है, वो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात होगी। अब आगे देख, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा एक्सिबिट ए टाइप ऑफ द सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मेयोटिक डिवीजन अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट द एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गी। तो इस एल्गी के लिए याद रखना है कि हैप्लॉइड वेजिटेटिव हैप्लॉइड गैमेटेंजिया होता है, तो पांचवें का डी सही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द मेल ऑफ द राइस प्लांट हैव द 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, सॉरी, द मेल गैमेट ऑफ द राइस प्लांट, ठीक है, मेल गैमेट जो है राइस प्लांट का, उसमें 12 क्रोमोसोम है इसके न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, जाइगोट एंड द सेल ऑफ द सीडलिंग विल बी। तो देखो, राइस प्लांट का मेल गैमेट हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर का दिया है, क्रोमोसोम नंबर दिया है 12। आप पूछ रहा क्रोमोसोम में फीमेल गैमेट राइस का वही रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 12 ही रहेगा। जाइगोट जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके बना लेंगे, जो कि डिप्लॉइड हो जाता है, तो जाइगोट का जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में जो हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 24। आई थिंक आंसर तो मिल गया, 12 24 ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब इसमें देखना है हमको सीडलिंग की प्लॉइडी पता हो जाएगी तो आंसर मिल जाएगा। तो सीडलिंग होने के बाद सीडलिंग होने के बाद जो इसकी प्लॉइड होती है सीड 2 या नहीं होती है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा जितना जाइगोट में रहता है, तो ये 24 हो जाएगा इसमें भी। तो 12 24 24 हो जाएगा, यानी कि छठे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, छठे का सी सही हो जाएगा। फीमेल गैमेट में उतना ही रहेगा जितना मेल गैमेट में है, मतलब 12 ही रहेगा। जाइगोट में डिप्लॉइड हो जाएगा 12 से 24 होगा, और सीड में भी डिप्लॉइड होगा तो 24 ही रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है कि गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, द मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। यस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जरूरी है कि दोनों भी जो मेल और फीमेल गैमेट हैं फॉर्म्ड बने और रिलीज साइमल्टेनियसली हो, तो ये तो सही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। ओनली ए फ्यू गैमेट आर रिलीज इनटू द मीडियम, मतलब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मीडियम के थ्रू गैमेट ट्रांसफर होता है, मेनली जो मीडियम होता है वाटर मीडियम होता है, ठीक है, और भी सकते हैं लेकिन मेनली वाटर होता है, तो उसमें फ्यू गैमेट नहीं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वाटर इज द मीडियम इन ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यस, जो मेजॉरिटी ऑफ मीडियम होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वाटर मीडियम होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में पाया जाता है, जैसे कि एक्वेटिक बोनी फिश और फ्रॉग, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले वो ओविपेरस होते हैं, और ओविपेरस में चांस ऑफ द सर्वाइवल बहुत कम होता है, ठीक है। जबकि विविपेरस मतलब जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत बेटर होता है। और चौथे ऑप्शन में इसी की बात की है, चौथे ऑप्शन में ये बात कर रखा है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव ए बेटर चांस। नहीं, यहाँ पे बेटर चांस नहीं रहेगा, यहाँ पे लोअर चांस ऑफ सर्वाइवल रहेगा,
ठीक है। देन दोज ऑफ द फार्म्ड इनसाइड और अराउंड जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है वो मेजॉरिटी ऑफ बीवी बेरी होते हैं, और जो बीवी बेरी रहेंगे उसमें चांस ऑफ सरल ज़्यादा रहेगा, वो उसमें नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं चांस ऑफ ज़्यादा रहता है। तो ये भी गलत हो गया। इस सबसे फर्स्ट और थर्ड सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। गाइनोसियम यूनिट होती है वो पिस्टिल होती है। तो पिस्टिल में एक या एक से अधिक सीड हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। प्रत्येक ईच कार्पेल में मोर देन 1 ओव्यूल हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। प्रत्येक कार्पेल में ओनली 1 ओव्यूल होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा प्रत्येक कार्पेल में, ऐसा नहीं है। एक ओव्यूल से भी ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं प्रत्येक कार्पेल में, तो ये गलत बात हो जाएगी। पिस्टिल के पास सिर्फ एक ही कार्पेल रहेगा, ये भी गलत बात है। पिस्टिल के पास एक से अधिक कार्पेल भी हो सकता है। ओके, तो यही चीज स्टेटमेंट दे रखा है कुछ। पहला स्टेटमेंट यही दिया है, पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन 1 सीड, सही बात है, एकदम सही है। सेकंड दिया है ईच कार्पेल में है मोर देन 1 ओव्यूल, ये भी सही है कि प्रत्येक कार्पेल एक से अधिक ओव्यूल बना सकता है। थर्ड दिया है ईच कार्पेल हैज ओनली 1 ओव्यूल, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओव्यूल रहेगा प्रत्येक कार्पेल में, ऐसा नहीं है, गलत बात है। पिस्टिल है ओनली 1 कार्पेल, ये भी गलत है। पिस्टिल के पास केवल एक ही कार्पेल रहता है, ये भी नहीं सही है। तो फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा 8वें का, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब्ड द सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड ए ह्यूमन एग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों ऑप्शनों में से हमको गलत ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। देखते हैं कौन सा गलत है। पहला दे रखा है कि इन बर्ड एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी जो हो रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया किस में जाता है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 4 प्लांट होंगे और 3 एनिमल हो गए। एनिमल में वो भी कौन से एनिमल हैं, ये है वर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सब भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बाकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है बोनीफिश, एक्वेटिक बोनीफिश और फ्रॉग में। एक्वेटिक बोनीफिश और फ्रॉग में एनसीईआरटी में दे रखा है कि रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगेमी होती है जो कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है बोनीफिश और फ्रॉग में होता है। तो इसमें बर्ड और मैमल दे रखा है ना 2, तो पहला ऑप्शन तो सही है क्योंकि बर्ड मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो पाया ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या है, कोलोस्ट्रम कंटेन द एंटीबॉडी एंड द न्यूट्रिएंट्स। यस, जो मिल्क का फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मदर मिल्क होता है, उसमें कोलोस्ट्रम होता है और कोलोस्ट्रम में होती है एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीए होती है, और न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट मिल्क जो होता है वो मदर का फर्स्ट मिल्क बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये भी सही है, बी वाला भी ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन दे रखा है पॉलीस्पर्मी इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। नहीं, ये गलत है, केमिकल चेंज नहीं करता बल्कि यहाँ पे फिजिकल चेंज होना चाहिए था। पॉलीस्पर्मी जब क्या मेनिस्पर्म जाते हैं ओवम से फर्टिलाइज करने के लिए, तो पहले कौन सा ओवम है, यहाँ पे ओवम है, ओवम के ऊपर लेयर है विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है क्या, विटेलाइन ऊपर है, 3 लेयर होती है ना, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, जोना पेलिसुडा है, देन कोरोना रेडिएटा है, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोरोना रेडिएटा को CR लिख रहे हैं। फिर उसके बाद मिलेगा जोना पेलिसुडा ZP, उसके बाद लास्ट में मिलेगा विटेलाइन मेम्ब्रेन, लास्ट में क्या मिलेगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जो मेनिस्पर्म आते हैं तो पहले तो वो इसमें जो सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा को पार करेंगे, फिर जाके इस कोरोना रेडिएटा के बाद जाएंगे जोना पेलिसुडा पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पर्म जो है क्रॉस करके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, बाकी सभी स्पर्म को स्टॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जिससे मेन स्पर्म को प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो ये ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया।
तो पहले का सी ही इनकरेक्ट था, तो इसलिए सी सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, ओके। डी ऑप्शन देखते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। ओके, इम्प्लांटेशन जो ह्यूमन फीमेल में इम्प्लांटेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के 7 डे के बाद होता है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन होता है कहाँ, एंडोमेट्रियम वॉल में। ठीक है, यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल में ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होता है तो वहाँ उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, तो ये चीज़ हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है। 3 मिनट लगे, कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन एक्सप्लेन हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो देखते हैं कौन सा करेक्ट है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन दे रखा है हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन ट्रिगर्ड द ओव्यूलेटरी सर्ज, नहीं, गलत है। हाई लेवल एस्ट्रोजन का नहीं होता है, ये ओव्यूलेटरी सर्ज को ट्रिगर नहीं करता। जब हाई लेवल ऑफ एलएच होता है, LHFSH का हाई लेवल होता है, तब ओव्यूलेटरी सर्ज होता है। ठीक है ना, जिसको इसी में बोलते हैं एलएच सर्ज। जब हाई लेवल एलएच होता है तो उसी टाइम होता है एलएच सर्ज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है ये। ठीक है, 14वें दिन होता है, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी सर्ज। जब हाई लेवल ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH का जब हाई लेवल हो जाता है, ठीक है, तब उस टाइम बोला जाता है कि LH सर्ज हो गया या ओव्यूलेटरी सर्ज हो गया, ओव्यूलेटरी सर्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो क्या है, गलत है, क्योंकि हाई लेवल एस्ट्रोजन नहीं, हाई लेवल FSH और LH होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। बी दे रखा उगोनियन सेल स्टार्ट टू द प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू द फंक्शनल ओवा इन द रेगुलर साइकिल फ्रॉम द प्यूबर्टी ऑनवर्ड, नहीं, ये भी नहीं सही है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, हाँ ये तो सही है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। और हाईली मोटाइल नहीं, हाईली मोटाइल यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है। जब स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, और इस टाइम जो है स्पर्म नॉन मोटाइल होता है। ओके, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा इस ऑप्शन पर रुक के बात करेंगे। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल, ये तो गलत है, लेकिन गलत क्यों है ये बताते हैं। अब स्पर्म रिलीज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, अपने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल किसका पोर्शन है? पहले हम तो देखते हैं टेस्टिस, मेल में जो है टेस्टिस होता है। टेस्टिस में कितना होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। प्रत्येक टेस्टिस में 2 टेस्टिस होते हैं ना, एक पे टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस बोल देते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है कि 250 कंपार्टमेंट होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। बोल सकते हैं हम कि कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। यही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं, 1 से 3 ST लिख रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को, और 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कि प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है, इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यही स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल है। एक तो आउटसाइड सेल है जो कि दो टाइप की सेल है, एक है मेल जर्म सेल और दूसरी सर्टोली सेल। अब यही जो मेल जर्म सेल को ही बोलते हैं, इसमें एक है मेल जर्म सेल और दूसरी है क्या, सर्टोली सेल। फिलहाल हमें सर्टोली सेल की बात नहीं करनी, लेकिन बोल दे रहे हैं बस इतना। सर्टोली सेल जो नरिश करती है स्पर्म को, और मेल जर्म सेल या इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, मेल जर्म सेल को ही बोलते हैं क्या, इमेच्योर मेल जर्म सेल इसे बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया, या प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोला जाता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, इमेच्योर जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जो भी बोलो। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि पहले तो माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें, माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होता है, पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक मतलब फर्स्ट मियोसिस होगी, यहाँ पे माइटोटिक हुआ है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बना है तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हाल लिख रहा हूँ मैं यार, प्राइमरी, हाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोसिस होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से फिर डेवलप करके क्या बना लेगा, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। सॉरी, इस स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ को कौन नरिश करेगा, इस सर्टोली सेल नरिश करेगी। फिर से वो बताते हैं, सब खचमच होगा लेकिन समझो तो समझ जाओगे। हम लोगों में मतलब मेल में टेस्टिस होता है, एक पेयर टेस्टिस होता है। इस एक पेयर टेस्टिस में इसके प्रत्येक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर क्या है, लोब्यूल है, TL लिखते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, मतलब कि टोटल अगर दोनों टेस्टिस को मिला के देंगे तो 500 कंपार्टमेंट का 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक ही टेस्टिस की बात करनी है तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए, 250 कंपार्टमेंट का टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, यही हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, जिससे कि स्पर्म रिलीज होगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन।
sperm release from the seminiferous tubule, sperm release from the seminiferous tubule called the spermation। लेकिन ये स्पर्म बना कैसे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज कैसे हुआ, इतनी प्रोसेस होगी। पहले तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से में दो सेल हैं, एक आउटसाइड में मेल जर्म सेल है, सॉरी हाँ मेल जर्म सेल है, दूसरी सर्टोली सेल है, ठीक है, मेल जर्म सेल है और सर्टोली सेल है। मेल जर्म सेल में जो है इसी को इमेच्योर मेल जर्म सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसी में पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकंड मियोसिस होगा तो स्पर्मेटिड, देन फाइनली स्पर्म बन जाएगा। और स्पर्म को ये नरिश कौन करेगा, नरिश करेगा यहाँ पे जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में दूसरी टाइप की सेल थी सर्टोली सेल। तो फिलहाल इतनी प्रोसेस नहीं जानना है, बस हमको डायरेक्ट इतनी प्रोसेस गायब करके ये जानना है कि डायरेक्ट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन और इस होल प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो गया फिलहाल, लेकिन पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस तीन प्रोसेस हमको पढ़ना ही रहता है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, सही लिख रहा हूँ ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ स्पेलिंग सही है। स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक होता है स्पर्मिएशन जो कि यही लिख रखा है स्पर्मिएशन, इसको बोलते हैं स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्पर्मिएशन। तो एक और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होता है कि जब स्पर्मेटिड ट्रांसफर होता है स्पर्म में तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, 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 ठीक है। तो ये हो गया, तो तीनों अपना प्रोसेस याद रखना, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 में इतना लंबा था नहीं, पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। इधर टेस्टिस में जो कैसे टेस्टिस से स्टार्ट होने के बाद मतलब इमेच्योर मेल जर्म से स्टार्ट करके हम स्पर्म तक कैसे पहुंचते हैं, स्पर्म को सर्टोली सेल नरिश कैसे करता है, ये पूरा हो गया यहाँ तक इसमें, ठीक है। तो इसीलिए टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये नॉन मोटाइल यहाँ पे हाईली मोटाइल नहीं होगा, ठीक है। जब हाईली मोटाइल तब होता है स्पर्म जब पेनिस से रिलीज होता है, स्पर्म जब पेनिस से या सीमेन जब पेनिस से इजिकुलेट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तब उसमें मोटाइल होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जब रिलीज होता है तब उस समय मोटाइल नहीं होता है, तब उस समय नॉन मोटाइल होता है। तो ये गलत होगा, दूसरे का सी। तीसरा है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं सॉरी यही सही है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है तब जब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मतलब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेटरी फेज के बाद। ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या होता है कि अपना मैच्योर ग्राफिन फॉल के रप्चर होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉल के रप्चर होता है, ओवम निकालता है और ये ग्राफिन फॉल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम जो है क्या निकालता है, कार्पस ल्यूटियम जो है हाईली अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है रप्चर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करता है, जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसको मेंटेन करता है। और मेंटेन करता है इसी से आके ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर अटैच हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो अटैच हो जाएगा यानी इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दोबारा एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरे का डी वाला सही है, बाकी सब गलत है, ABC गलत है। चलो क्वेश्चन 2 ही करने में बहुत टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ऑड करना, कौन सा ऑड है ये देखना है हमको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 4 चीज़ आते हैं। एक पे टेस्टिस आता है, जो कि हमने टेस्टिस की बात ऊपर डिटेल में कर ली थी, टेस्टिस से कैसे स्पर्म बनता है, ठीक है। एक पे टेस्टिस आता है, प्रत्येक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, सब मैंने बात कर लिया है। उसके बाद उसमें 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से फिर क्या बनता है कि अपना उसमें 2 टाइप की सेल है, एक मेल जर्म सेल है, दूसरा सर्टोली सेल है। मेल जर्म सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया उसी को बोलते हैं, मेल जर्म सेल को। स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट माइटोटिक होगा तो उससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगा तो सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंड मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म में। ये सब बात कर ली है फर्स्ट स्लाइड में। तो एक पेयर टेस्टिस होगा, फिलहाल हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है क्या क्या। एक पेयर टेस्टिस है और क्या है, एक पेयर टेस्टिस है, असेसरी डक्ट है, असेसरी डक्ट है, असेसरी ग्लैंड है या ग्लैंड ही बोल देते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटलिया में सिर्फ पेनिस आएगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया इसमें सिर्फ पेनिस आएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया में। बाकी बात करते हैं इसकी, एक पेयर टेस्टिस की बात हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 2 में। असेसरी डक्ट की बात करते हैं, ठीक है। डक्ट में जो है रेट टेस्टिस आएगा,
रेड टेस्टिस आएगा, इसको ट्रिक याद रखो, रीड। रेड टेस्टिस, आर से रेड टेस्टिस हो गया, ई से वासा इफरेंशिया हो गया, ई से इपिडाइमिस हो गया, डी से वासा डिफरेंस हो गया। ये ऐसे डक्ट होंगे। ग्लैंड में सिर्फ 3 ही ग्लैंड दे रखा है, एक सेमिनल ब्लड साइकिल दे रखा है एस बी, दूसरा दे रखा है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक पेयर सेमिनल ब्लड साइकिल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक पेयर जो है बल्बोरेथ्रा ग्लैंड है। बल्बोरेथ्रा ग्लैंड या काउपर ग्लैंड इसी को बोलते हैं, बल्बोरेथ्रा ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। फिर से देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट है और ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, 4 चीज़ें हैं। एक पेयर टेस्टिस की बात हो चुकी है। एक्सेसरी डक्ट में रीड याद रखना, रीड का मतलब, आर का मतलब रेड टेस्टिस, ई का मतलब वासा इफरेंशिया, फिर ई का मतलब इपिडाइमिस, डी का मतलब वासा, नहीं सॉरी गलत हो गया, क्या, रेड टेस्टिस, वासा इफरेंस, ई से वासा, ई से इपिडाइमिस, फिर डी से वासा डिफरेंस हो जाएगा। यस भी सेमिनल ब्लड साइकिल, एक पेयर सेमिनल ब्लड साइकिल है ग्लैंड में, एक पेयर सेमिनल ब्लड साइकिल है, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक पेयर बल्बोरेथ्रा ग्लैंड या काउपर ग्लैंड है, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया में सिर्फ एक पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेनिस आता है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, पूछा है कि कौन सा ऑड है, देख लेते हैं कौन सा ऑड आएगा, अब इसी से निकल जाएगा क्वेश्चन। रेड टेस्टिस, इपिडाइमिस, वासा इफरेंशिया, तीनों क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी डक्ट हैं, ठीक है। बट इस्थमस क्या है, इस्थमस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट पढ़ेंगे तो उसका पार्ट है इस्थमस। फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है इस्थमस, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ओके। ये है अपना फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल एसेसरी डक्ट का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब है जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसका डाटा कुछ याद रखना है। देखिए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, और ये इसमें 3 पोर्शन है, एक तो फनल शेप्ड इनफंडिबुलम है, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी है। ये फनल शेप्ड इनफंडिबुलम हो गया, फनल शेप्ड का इनफंडिबुलम। शेप याद रखना भाई कि इनफंडिबुलम जो है इसका फनल शेप होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फिम्बरी है। फिम्बरी क्या करती है, कलेक्शन ऑफ द ओवम करती है, ओवुलेशन के बाद ये ओवम को कलेक्शन करती है, ठीक है, ओवम कलेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और उसके बाद इनफंडिबुलम वाइडर ओपन होता है, इनफंडिबुलम लीड करता है वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जो है कि एम्पुला है, एम्पुला जो है फेलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट है, ठीक है। फनल शेप का कौन है, इनफंडिबुलम में, वाइडर कौन है, एम्पुला है। इस्थमस जो है नैरो पार्ट है, इस्थमस जो है नैरो पार्ट है, ठीक है। तो ये सब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, ओके। तो हो गया। और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिलहाल ये हमको क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन का उत्तर तो सिंपल सा है कि एम्पुला जो है मेल ऑड है, एम्पुला ऑड है, ओके। तो देख लेते हैं क्वेश्चन है कि ऑड कौन सा था, तो ऑड ये इस्थमस वाला, क्योंकि ये फीमेल एसेसरी डक्ट में आ जाएगा, नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन हो जाएगा, बाकी ये मेल के हैं तीनों, तो डी वाला ऑड हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाई। तो देखते हैं सेमिनल प्लाज्मा में क्या है, जो कि फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन, इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट है, ठीक है। जो अपना सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ये सिक्रीशन ऑफ द 3 ग्लैंड के सिक्रीशन से सेमिनल प्लाज्मा बनता है। तीनों ग्लैंड के कौन कौन से जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, वो तीनों मेल एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन से सेमिनल प्लाज्मा बनता है। 3 मेल एसेसरी ग्लैंड है ना, एसआईटी में पहला जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, एक पेयर सेमिनल वेसाइकल है, एक पेयर सेमिनल वेसाइकल है। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक ही पेयर में नहीं है प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है। और एक पेयर क्या है, एक पेयर क्या है, बल्बोरेथ्रा ग्लैंड या काउपर ग्लैंड है, बल्बोरेथ्रा ग्लैंड या इसी को बोलते हैं काउपर ग्लैंड याद रखना, काउ लिख दे रहे हैं, पकड़ लेना। अब सेमिनल ब्लड साइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब तीनों मिल के जो सिक्रीट करती हैं उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो उत्तर तो मिल गया होगा कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आ जाएगा, यानी कि बी सही हो जाएगा। लेकिन अब देखो और देख लेते हैं कि सेमिनल ब्लड साइकिल क्या सिक्रेट करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, और फिर बल्बोरेथ्रा ग्लैंड या काउपर ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो देखो जो अपना ये होता है सेमिनल प्लाज्मा में, पहली बात तो एनसीईआरटी में बस इतना ही दे रखा है। सेमिनल प्लाज्मा में होता क्या है, अपने सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और सर्टेन एंजाइम होता है, ठीक है। और ये दे रखा है कि बल्बोरेथ्रा ग्लैंड के बारे में दे रखा है या काउपर ग्लैंड के बारे में कि जो सिक्रीशन है बल्बोरेथ्रा ग्लैंड है वो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। इतना लिख के छोड़ा है तो इतना भी जानना भी है बाकी। और अगर देख लेते हैं सेमिनल ब्लड साइकिल क्या करता है, सेमिनल ब्लड साइकिल एक विस्कस फ्लूइड है जिसमें
क्या क्या है कि फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है और क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्या क्या है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कहाँ से लिखें, एक मिनट इसको हटा के लिखते हैं। चलो 4 ही क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि टाइम चला जाएगा। ओके कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या लिखा, सेमिनल ब्लड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सेमिनल ब्लड साइकिल की। सेमिनल ब्लड साइकिल में क्या क्या होता है? जो इसमें सेमिनल फ्लूइड होता है सेमिनल ब्लड साइकिल, उसमें फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और क्लॉटिन प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंड सिक्रेट करता है उसमें सिट्रिक एसिड जो कि स्पर्म का न्यूट्रिएंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रेट करता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें सिट्रिक एसिड होता है, उस मतलब या बोलो प्रोस्टेट फ्लूइड में, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट फ्लूइड सिक्रेट करता है, उसमें सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का मतलब कि ये स्पर्म का न्यूट्रिएंट। और एंजाइम होता है, एंजाइम में एमाइलेज, पेप्सिनोजेन और एसिड फॉस्फेटेज। सर्टेन एंजाइम की जो बात किया है यही एंजाइम, एंजाइम कौन कौन से एंजाइम है सर्टेन एंजाइम में? सॉरी, फास्फेटेज, एमाइलेज और पेप्सिनोजेन। और ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी निकालता है। सेमिनल ब्लड साइकिल भी प्रोस्टाग्लैंडिन निकालता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रोस्टाग्लैंडिन निकालता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके। एंजाइम में याद रखना, एंजाइम में क्या क्या है? एसिड फास्फेटेज, एमाइलेज और पेप्सिनोजेन। एसिड फास्फेटेज, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, एमाइलेज, पेप्सिनोजेन, ये सब प्रोस्टेट ग्लैंड निकालता है। ठीक है। अब आते हैं इसमें बल्बोरेथर ग्लैंड। बल्बोरेथर ग्लैंड वैसे म्यूकस सिक्रेट करता है। ठीक है, सिक्रेट है विस्कस म्यूकस जो कि पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। और वो जो विस्कस फ्लूइड होता है वो एल्कलाइन फ्लूइड होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि, ठीक है बस इतना ही जानना था बस, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं है। अगर इतना भी याद रहेगा कि सेमिनल प्लाज्मा जो है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन जो है उसमें क्या क्या होता है, इज कंट्रीब्यूटेड बाय द, ये सेमिनल प्लाज्मा 3 ग्लैंड को सिक्रेशन से बनती है। 3 में से ग्लैंड की सेमिनल ब्लड साइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक पेयर सेमिनल ब्लड साइकिल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, एक पेयर बल्बोरेथर ग्लैंड या कार्बो ग्लैंड, जिसमें से जो सीमेन बनता है या जो सेमिनल प्लाज्मा है या सीमेन है या सेमिनल प्लाज्मा है उसमें क्या क्या है? उसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम आयन और सर्टेन एंजाइम है। बस इतना ही रहेगा तब भी याद रहेगा। कैल्शियम जो है क्लॉटिंग फैक्टर का काम करेगा या क्लॉटिंग प्रोटीन का क्लॉटिंग का काम करेगा। फ्रक्टोज जो है हो गया एनर्जी की क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज, ठीक है। और सर्टेन एंजाइम जो हो जाएगा, फ्रक्टोज जो होगा न्यूट्रिएंट का काम करेगा, इस पर न्यूट्रिएंट का, सर्टेन एंजाइम में जो एंजाइम है। तो ठीक है। और जो बल्बोरेथर ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड है वो ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में प्रोवाइड करता है। चलो ठीक है भाई, बहुत टाइम ले लिया चौथे का, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन हो तो गया ना एसेसरी डक्ट, सॉरी एसेसरी ग्लैंड क्लियर। चौथा क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द। स्पर्मिएशन क्या होता है? अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन भी हो चुका है, ये चीज़ तीनों चीज़ हो चुकी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस फिलहाल अब नहीं करेंगे, हो चुका है तो हो चुका है। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म निकलता है, रिलीज होता है, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो सिंपल सा उत्तर तो मिल गया पहले का, 5वें का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन शायद हुआ है ये। और वास्ट डिफरेंस इपिडाइमिस जो है ये तो मेल एसेसरी डक्ट हो गए, मेल एसेसरी डक्ट हो गए। ठीक है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो हो गया मेल एसेसरी ग्लैंड हो गया, या सिर्फ ग्लैंड ही बोल देते हैं, सिंगल ग्लैंड है, सिंगल मेल ग्लैंड है। ठीक है, तो हो गया, बस यही है क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है ये कि, सॉरी पार्ट 3 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। तो इन चारों में से कौन सी मेल एसेसरी ग्लैंड है नहीं, कौन नहीं है? ठीक है, पहले देखते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड है कौन कौन सी, नहीं डक्ट पूछा है ना, हाँ मेल एसेसरी ग्लैंड पूछा है, कौन सी मेल एसेसरी ग्लैंड है नहीं। तो पहली बात तो हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं जो कि पेल्विस रीजन में पाया जाता है, उसमें चार चीज़ें होती हैं। एक इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक मेल एसेसरी डक्ट, दूसरा तीसरा ग्लैंड और चौथा स्टर्नस जेनिटलिया। तो इसमें से देखते हैं पहले मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं। तो 3 मेल एसेसरी ग्लैंड हैं, एक पेयर सेमिनल वेसिकल, एक पेयर सेमिनल वेसिकल, ओके,
सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेयर जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, एक पेयर जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। दो चीज़ें पेयर में हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड, इसी को बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। ओके, मतलब तीन ही जो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड है किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें से दो ग्लैंड जो है पेयर में है, मतलब सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। बाकी जो इसमें देख लो ऑप्शन, अब देख लो, सेमिनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट एक्सेसरी ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड है। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल पेयर में है, बाकी जो प्रोस्टेट बची वो सिंगल है। ठीक है, अब बचा एम्पुला। एम्पुला क्या है? एम्पुला जो है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसी को बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का पार्ट है। ठीक है, ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड का पार्ट नहीं है एम्पुला। एम्पुला जो होता है ये इन्फेंडिबुलम और इस्थमस के बीच में पाया जाता है एम्पुला। ओके, तो याद रहेगा। ठीक है, वाइडर पोर्शन होता है, फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पोर्शन होता है एम्पुला। तो याद रखना, एम्पुला जो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो 8वें का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया तीनों चीज़ों को। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें हम एक स्पर्मिएशन पढ़ते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन बोला जाता है। स्पर्मिएशन हो गया और स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। ओके, ठीक है, और देखते हैं क्या ये बताया है कि स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मिएशन हो गया, अब स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस माने जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करने के पहले मैं पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस आई थिंक बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, पहले क्या होता है कि अपना ये प्रीमोडियल जर्म सेल है, यानी स्पर्मेटोगोनिया, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लिख देता हूँ, स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड सेल यानी कि 46 क्रोमोसोम है। इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस लिख रहा हूँ ना, माइटोसिस होगी तो ये क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें भी अभी उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, 46 क्रोमोसोम रहेंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोसिस होगी, ठीक है, फर्स्ट मियोसिस होगी तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें अब हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी कि 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंड मियोसिस होगी तो स्पर्मेटेड बनेगा, फिर स्पर्मेटो जो है स्पर्म कन्वर्ट हो जाएगा। इसी में आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। स्पर्मेटोगोनिया हैव द 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो द मियोटिक सेल डिवीजन। नहीं, यहाँ पे माइटोटिक मियोसिस दोनों होता है, यहाँ पे फिलहाल माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, माइटोसिस करके तब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, हमको करेक्ट पकड़ना है। ठीक है, पहला तो नहीं सही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होती है बाय द मियोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा नहीं, मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस करके स्पर्मेटेड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर स्पर्मेटेड जो है स्पर्मेटोजोआ है स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी गलत हो गया। सी वाला देखते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव द 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनी थी उसमें सेकेंड मियोसिस हुआ था। सेकेंड जब मियोसिस हुआ तो क्या बना? सेकेंड मियोसिस के बाद बना था स्पर्मेटेड। ये उसके बाद ये स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो गया था स्पर्म में। ओके, तो सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी डी वाला स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटेड, नहीं उल्टा लिखा है, स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्मेटेड ट्रांसफर होता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में, उल्टा लिखा है डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला भी गलत है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तीन चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं। ठीक है, 9वें का सी सही है, लेकिन ये तीनों चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए।
स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है, स्पर्मेटिक ट्रांसफर होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाता है, तब उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं? जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो याद रखना 9वें का, फिलहाल इस क्वेश्चन का सिंपल सा था आंसर, 9वें का सी हो जाएगा, वो सब तो याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 मैच करवाना है। ठीक है, मैच करवाते हैं, देखते हैं मैच करवा के। और एक बात और कि जो ठीक है बता ही बोल ही देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एट द प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, जबकि oogenesis भी पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में दो चीज़ पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis, जिसमें से स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जबकि oogenesis जो है वो एट फेटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है oogenesis। ठीक है, तो ये चीज़ बताना था बस। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड देयर द फंक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करवाना है। ठीक है, मैच करवाते हैं, मैच करवाते हैं। तो देखो, ये तो पूरी स्पर्म की बात कर रहा है। स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल होता है। हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और लास्ट में टेल होता है। अब चारों की बात कर लेते हैं। हेड में क्या होता है, मिडल पीस में क्या होता है, नेक में क्या होता है, मिडल पीस में क्या होता है, टेल में क्या होता है। हेड में होता है न्यूक्लियस। एक चीज़ याद रखना, हेड में न्यूक्लियस होता है। अगर एक न्यूक्लियस है तो इसी में जेनेटिक मटेरियल रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हेड में एक तो न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और इसी में जेनेटिक मटेरियल भी स्टोर है। ओके, हाँ, हेड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्रोसोम एंजाइम। एक्रोसोम एंजाइम होता है जो कि इसी एक्रोसोम के अंदर वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, वेरियस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। ओके, हाइड्रोलिटिक नहीं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। ओके, ठीक है, ये हो गया हेड में। हेड में इतना याद रखना है बस। नेक क्या है कि वेरी शार्ट होता है, इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, इतना याद रखना बस। नेक में क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं। नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं। मिडल पीस में न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है मोटिलिटी के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रखना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडल पीस में। टेल भी वही मोटिलिटी में हेल्प करता है, स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, तो बस अब मैच करवा लेते हैं। तो हेड क्या करता है, हेड में क्या होता है, हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम एंजाइम होते हैं। तो देख लो ये का कौन सा मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ ठीक है, तो हेड का मैच कर जाएगा आई थिंक एंजाइम। हेड का एंजाइम मैच कर जाएगा। एक मिनट, ओके, फिर से देख लेते हैं पहले। ए का एंजाइम नहीं, एंजाइम नहीं, इस पर मोटिलिटी ये भी नहीं, एनर्जी ये भी नहीं। हेड में जेनेटिक मटेरियल्स, क्योंकि हेड में होता है क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या स्टोर रहता है, जेनेटिक मटेरियल। हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है। थर्ड में न्यूक्लियस मैच कर जाएगा, तो हेड का कर दो न्यूक्लियस, सॉरी हेड का जेनेटिक मटेरियल। ए का 4th चला जाएगा। बी क्या है, मिडल पीस में स्पर्म का जो मिडल पीस होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो एनर्जी में मैच कर जाएगा, मिडल पीस एनर्जी से मैच कर जाएगी। बी का 3rd हो जाएगा। एक्रोसोम एंजाइम है, इसमें वेरियस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है, तो ए सी का 1st हो जाएगा। और डी टेल जो है इस पर मोटिलिटी में हेल्प करता है, तो डी का 2nd हो जाएगा। अपना मैच करवाना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सही है। 10वें का हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच एमंग द फॉलोइंग है द 23 क्रोमोजोम। जो हैप्लॉइड होगा उसी में 23 क्रोमोजोम होगा। देख लो, स्पर्मेटोगोनिया में डिप्लॉइड होता है तो इसमें 26 क्रोमोजोम रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, स्पर्मेटोगोनिया तो नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी है जाइगोट भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के सिनगेमी या आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, ये भी हैप्लॉइड है, इसमें भी 26 क्रोमोजोम होगा, ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो होती है ये जो है हैप्लॉइड होती है, इसमें 23 क्रोमोजोम रहेगा। ओके, तो यही सही है। ओगोनिया भी डिप्लॉइड है, इसमें भी 26 क्रोमोजोम रहेगा। तो 11th का मतलब ई आ रहेगा, सी सही हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte जो है 23 क्रोमोजोम रहेंगे। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी मैच करवाना है। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच करवाना। ट्रोफोब्लास्ट का क्या होता है पहले देख लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्लीवेज, इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन, चारों के बाद देख लेते हैं। ठीक है, तो जब इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट अरेंज होता है 2 लेयर में, मतलब 2 लेयर। एक ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, दूसरी होती है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है
अटैच होती है एंडोमेट्रियम से। इनर सेल मास जो होती है ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच एंडोमेट्रियम से अटैच होती है और इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होकर एम्ब्रियो बना लेती है। तो ये चीज़ हो गई। ओके, पहले देख लेते हैं, समझ में आ जाए खुद ही। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट में एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम वॉल, नहीं, जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम वॉल तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये तो इम्प्लांटेशन में हो जाएगा। ग्रुप ऑफ द सेल दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज द एम्ब्रियो, ये तो इनर सेल मास हो जाएगा। इनर सेल मास हो जाएगा। इनर सेल मास ही डिफ्रेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाती है। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ये होता है ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट अटैच होती है किससे? एंडोमेट्रियम से। यूटेरस के एंडोमेट्रियम, वहाँ से यूटेरम 3 होती है ना, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये होती है। इससे एंडोमेट्रियम से जाकर ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाती है। इम्प्लांट माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, ये हो जाएगा अपना क्लीवेज। अब मैच करा लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा, एक का थर्ड आ जाएगा। आउटर लेयर ऑफ द प्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। क्लीवेज का मतलब होता है कि जाइगोट में जब जाइगोट का जब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं क्लीवेज। 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 32 सेल बनती है ना, 8 से 16, 16 क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुक जाओ। क्लीवेज में जब जाइगोट का माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है माइटोटिक करके, तो पहले 2 सेल बनती है, 4 सेल स्टेज जाती है, फिर 4 से 8 सेल स्टेज जाती है, 8 से 16 सेल स्टेज जाती है, 16 से 32 सेल स्टेज जाती है। ओके, यही होता है जाइगोट में। क्लीवेज जब होता है तो यही होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और ये सेल का नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज का मतलब हो गया अपना ये माइटोटिक सेल डिवीजन। ट्रोफोब्लास्ट बता चुका हूँ। इनर सेल मास जो होता है ये ग्रुप ऑफ द सेल होता है, डिफ्रेंशिएट होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इनर सेल मास इम्प्लांटेशन का मतलब एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो मैच करके ऑप्शन अपना मिला लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा। ह्यूमन प्लासेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर कौन सा नहीं निकलता अपने आप पता चल जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा नहीं निकलता, कौन कौन सा निकलता है, इसको देखना है। ठीक है ना, ह्यूमन प्लासेंटा से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि जो ह्यूमन प्लासेंटा होता है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यू एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन का करता है, लेकिन 4 हार्मोन का नाम दिया है। कौन कौन सा हार्मोन है? एससीजी, 1 मिनट चलो नहीं रहा है, एससीजी, HPL, एस्ट्रोजन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधा लिख रहा हूँ, समझ लो, और प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 हार्मोन होते हैं जो कि ह्यूमन प्लासेंटा निकालता है। इसमें एससीजी जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। HPL का मतलब है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो निकलता है, ये निकलता है। ठीक है, ओके। और जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो ओवरी के द्वारा निकलता है। फिलहाल ये छोड़ो, ये पूछा नहीं है। तो देख लो कौन कौन से इसमें एससीजी प्लासेंटा से निकलेगा, एस्ट्रोजन प्लासेंटा से निकलेगा, ये सही नहीं होगा। फिर प्रोजेस्टेरॉन भी प्लासेंटा से निकलेगा। हाँ, LH जो है ये प्लासेंटा से नहीं निकल के ये प्लासेंटा के बजाय ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वो भी कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 13 का डी जो है प्लासेंटल हार्मोन नहीं है, ये पिट्यूटरी हार्मोन है। 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन होता है, क्या पूछा है? वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, बाकी एपिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, ये सब मेल एक्सेसरी डक्ट हैं। मेसेजर रेड टेस्टिस से होते हुए कहाँ जाएगा? वास्ट डिफरेंशिया में। इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए वास्ट डिफरेंशिया से एपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब फिलहाल ये इसका हो जाएगा 14 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यूरेथ्रल मीटस रिफर्स टू द, जो यूरेथ्रल मीटस का मतलब होता है, पहली बात तो यूरेथ्रल का मीटस का मतलब होता है क्या? मीटस का मतलब होता है कि नेचुरल बॉडी ओपनिंग या कैनाल, इसका मतलब होता है कैनाल। मीटस का मतलब होता है कैनाल या ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग। अब यूरेथ्रल मीटस का मतलब हो गया कि यूरेथ्रल ओपनिंग यानी यूरोनोजेनाइटल ओपनिंग। यूरोजेनाइटल जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरोजेनाइटल डक्ट की, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, जिससे सीमन और यूरिन दोनों बाहर निकलता है। मेल में सीमन और यूरिन यूरोजेनाइटल डक्ट से या यूरोजेनाइटल डक्ट की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसी से सीमन और यूरिन दोनों बाहर निकलता है। तो 15 का सी हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मारुला इज डेवलप्ड स्टेज। मारुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। तो मारुला इज डेवलपमेंट स्टेज किसके बीच का है? मारुला, इसको जिनको एक्सप्लेन करते हैं, मारुला किसके बीच की स्टेज है। ठीक है, पहले देखते हैं क्या है, मारुला बनता कब है। देखो, जब क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर जाते हैं, यानी जब सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी हो जाती है जब,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन गमी के बाद मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा क्या, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल और 32 सेल स्टेज की सेल बनेगी। जो 32 सेल, ये 2, 4, 8, 16, 32 सेल की डॉटर सेल बनती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोमियर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, ये इसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आ चुका है क्लीवेज का मतलब माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। तो ये हो गया, मैचिंग वाले में था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। अब ब्लास्टोमियर जो है फिर से क्या, ये जो मतलब जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है जाइगोट में, ये डिवीजन होते होते यूटेरस की तरफ मूव करता जाता है। जब सेल जो है, जब जाइगोट में माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा था, उसमें एक समय जो डॉटर सेल थी वो 8 से 16 सेल स्टेज जब पहुंची तो उसको बोलते हैं मारूला। उसको क्या बोलते हैं, मारूला, ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना। और उसके बाद इट कंटिन्यू टू डिवाइड टू फॉर्म, एक लगातार डिवाइड करने के बाद बना लेती है क्या, लगातार डिवाइड करके बना लेती है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो मारूला है, ये ब्लास्टोसिस्ट और जाइगोट के बीच बनती है, या जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की स्टेज है मारूला, ठीक है। उत्तर तो मिल गया। अब लेकिन जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो ब्लास्टोसिस्ट भी 2 टाइप का ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो चुका है। ब्लास्टोसिस्ट 2 टाइप का है। ब्लास्टोसिस्ट 2 टाइप की सेल होती है, एक तो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, दूसरी इनर सेल मास होती है। एक तो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, दूसरी इनर सेल मास होती है। और 7 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। किसका इम्प्लांटेशन होता है, जो आउटर सेल है, आउटर सेल यानी ट्रोफोब्लास्ट सेल का इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम वॉल में। तो ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन बस इतना ही था। मारूला डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन द, किसके बिटवीन का है, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बिटवीन का है। और मारूला कितने सेल स्टेज की होती है, तो उसको मारूला बोला जाता है। जब 8 से 16 सेल स्टेज हो जाती है तो उसको मारूला बोला जाता है, ठीक है। तो 16 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज। तो मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन, उस मेम्ब्रेनस कवर को क्या बोला जाता है, ये पूछ रखा है। तो ओवम में जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग ओवम की नाम है उसका कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा को कवर करता है, मतलब उसके अंदर है जो जोना पेलिसिडा, और उसके भी अंदर है क्या, वेटालाइन मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ होती है। तो ये पूछा मेम्ब्रेनस कवर जो है, मेम्ब्रेनिंग कवरिंग जो होती है ओवम की एट एवोल्यूशन होता है कोरोना रेडिएटा। 17 का ये सही हो जाएगा। फिगर इसमें दे रखा है। अब यहाँ पे मैं फिगर मेंशन नहीं करूँगा। ये देखो, ये फिगर है जिसमें जो एक क्वेश्चन में और था यही चीज़, ठीक है। ओवम की एक मेम्ब्रेन है या कवरिंग है समझ लो। सबसे अंदर जो क्या है वो है, ये तो प्रीवेटालाइन स्पेस हो गया। ये सबसे अंदर अपना प्रीवेटालाइन नहीं दिखाया क्या, वेटालाइन मेम्ब्रेन, अच्छा ये प्रीवेटालाइन स्पेस, प्रीवेटालाइन मेम्ब्रेन या प्रीवेटालाइन स्पेस बोलो। फिर सबसे बाहर है कोरोना रेडिएटा, फिर उसके अंदर है जोना पेलिसिडा और सबसे अंदर वेटालाइन। सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन कवरिंग है कोरोना रेडिएटा है। यही पूछा है क्वेश्चन ना, कि आउटर मोस्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन ये था कि मेम्ब्रेन कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन होता है कोरोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा होगा नहीं, जोना रेडिएटा। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन पे चलते हैं तब। देखो, जोना रेडिएटा तो कुछ है नहीं। जोना पेलिसिडा तो है, जोना पेलिसिडा है, लेकिन जोना पेलिसिडा वो मेम्ब्रेन कवर है, ओवम का मेम्ब्रेन कवर नहीं है, वो लेयर है, ठीक है। तो ये कोरियन भी नहीं है, तो ठीक है। तो 17 का ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, लेविया माइनोरा, फिम्ब्री, इनफंडिबुलम और इस्थमस। तो देख लो कौन सा है, कौन सा ओड है, ठीक है। तो जो फिम्ब्री, इनफंडिबुलम और इस्थमस है, ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का पार्ट है। और जबकि लेविया माइनोरा जो है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाएगा। तो 18 का ए जो है ओड हो जाएगा, बाकी सब सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है कि द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है जनरली प्रेजेंट होती है इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल में। उसकी बात पूछा, तो इसका उत्तर तो सिंपल है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जनरली प्रेजेंट होती है कब, तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जनरली प्रेजेंट होती है किसमें, फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज या उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि 11 से 17 दिन तक की होती है। प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज
6 से 13 दिन तक होती है, सॉरी 6 से 13, 6 से 14 दिन तक होती है। तो इससे पकड़ लेते हैं कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जनरली प्रेजेंट होती है वही इसी के बीच में आएगा, यानी 5 से 8 आएगा नहीं, 18 से 23 भी नहीं आएगा, 24 28 भी नहीं आएगा, तो 11 से 17 आ जाएगा। लेकिन इसको मेस्टोसाइकिल को डिटेल में समझते हैं है क्या मेस्टोसाइकिल। फिर मेस्टोसाइकिल से पता चल जाएगा कहाँ पे मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जो है जनरली प्रेजेंट है हेल्दी ह्यूमन फीमेल में। ओके, चलो देखते हैं मेस्टोसाइकिल फिगर से पहले समझेंगे। देखो ये रहा अपना इधर इस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे जो रहा अपना कितना है 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन है, 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज है या मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। फिर 6 से लेकर 14 दिन तक या 6 से लेकर 13 दिन तक बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, और 14वें दिन को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ठीक है, यहाँ 14वां दिन जो है ओवुलेटरी फेज है, ये यहाँ पे ओवुलेशन होता है चूँकि। फिर 15 से लेकर 28 दिन तक लास्ट फेज है जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। ये तो एक्स एक्सिस पे दिखा रखा है 4 फेज, कौन कौन सा, मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन तक, दूसरा फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 6 से 13 दिन तक है, 14वें दिन को ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। फिर 15वें दिन से 28वें दिन तक जो है ल्यूटियल फेज है, सेक्रेटरी फेज है। उसके बाद 29वें दिन मतलब फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। वाई एक्सिस पे दिखा रखा है 4 चीज़ें इधर भी, यूटेराइन इवेंट, ओवरियन हार्मोन लेवल, फिर ओवरियन इवेंट, फिर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। ये दे रखा है कब पिट्यूटरी हार्मोन लेवल का मतलब ज़्यादा है, कब पिट्यूटरी हार्मोन लेवल कम है, किस फेज में। ऐसे ओवरियन हार्मोन लेवल का दे रखा है, यूटेराइन इवेंट दे रखा है और ओवरियन इवेंट दे रखा है। ओके, इस ग्राफ को ही समझ लेते हैं तो फिर कम बन जाएगा। पहले बात कर लेते हैं होता किस में क्या है। देखो जो पहले मतलब जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है यानी फर्स्ट से 5 दिन तक होता है, उसमें क्या होती है यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल जो है ब्रेक डाउन होती है जिससे कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है ना, मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है जो कि अनक्लॉट ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म। उसके बाद 6 से 13 दिन तक जो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज होता है, इसके बाद ये देखो ये दे रखा है यूटेराइन इवेंट में, यहाँ एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर हुई है और यहाँ पे जो है ब्लड जो है वजन से आउट हो रहा है, ये हो गया। तो 1 से 5 दिन, उसके बाद 6 से 13 दिन तक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगी डेवलपिंग फॉलिकल होगा। डेवलपिंग फॉलिकल में होता क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल में इसमें जैसे प्राइमरी वो साइड में प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। ये मान लेते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल बना है। ठीक है, प्राइमरी वो साइड से यहाँ पीओ लिखते हैं, प्राइमरी वो साइड है, इससे प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल से एक ग्रेफियन फॉलिकल बना या मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बना। और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो चुका है, रप्चर होने से ओवम रिलीज हो गया जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो रप्चर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम जो है हाईली अमाउंट में प्रोजेस्टान को रिलीज करेगा और ये प्रोजेस्टान जो है मेंटेन करती है एंडोमेट्रियम वाल को, और एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करने के बाद एंडोमेट्रियम वाल से जो है क्या हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवम से आके जो है ओवम से आके स्पर्म जो फर्टिलाइज कर जाएगा और यहाँ पे आके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में, प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा, फिर से दोबारा एंडोमेट्रियम रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये तो ये सिर्फ ओवरियन इवेंट की बात कर ली हमने। अब देखते हैं कि इसमें हार्मोन में क्या होता है। देखो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज में ये फॉलिकल का ही डेवलपमेंट होता है मेनली, और इसमें जो है एलएच और एफएस लेवल का अचानक से 14वें दिन पे एफएसएच एलएच लेवल जो है पीक लेवल पे चला जाता है जिसको बोला जाता है एलएच सर्ज या ओव्यूलेटरी सर्ज। एलएच सर्ज बोला जाता है या ओव्यूलेटरी सर्ज बोला जाता है। ओव्यूलेटरी सर्ज इसलिए क्योंकि यहाँ यहीं पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेटरी सर्ज। ठीक है, 14वें दिन के इधर वाले को बोलते हैं प्री ओव्यूलेशन, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोल सकते हैं, और 14वें दिन के बाद यानी 15वें से 28वें दिन तक पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है। पोस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं प्री ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगा। एल एच एफ एस एच कब मैक्सिमम होगा, 14वें दिन मैक्सिमम होगा। अच्छा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देखते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जो है ये प्रोजेस्टेरोन हाईली लेवल पे जा रहा है पोस्ट ओव्यूलेटरी में, मतलब कि किसी में ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज में। ठीक है, जब कार्पस ल्यूटियम बना तभी तो जाएगा ना प्रोजेस्टेरोन हाईली अमाउंट में, और एस्ट्रोजन जो है प्री ओव्यूलेटरी में मैक्सिमम है। देखो प्री ओव्यूलेटरी में मैक्सिमम है एस्ट्रोजन। ठीक है, यानी कि फॉलिकुलर फेज में है। ठीक है, तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो बस उत्तर तो लेकिन सिंपल सा था। उत्तर क्या था, लेकिन जनरली प्रेजेंट कब होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो जनरली प्रेजेंट होती है वही किसमें,
फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में, यानी कि 6 से लेके किसके बीच में, 6 से लेके 17 दिन के बीच में पकड़ लेते हैं, या 6 से लेके वही, हाँ मतलब दोनों के बीच में फॉलिकुलर फेज और थोड़ा बहुत ल्यूटरल फेज में घुस जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी से, हो जाएगा छठे का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू, तो एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर ड्यू टू द कैसे होता है, तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन तब होता है स्पर्म का जब ये स्पर्म जो ओवम की लेयर है, 3 लेयर है ना, तो जब ओवम की जोना प्लेसिडा लेयर के ओवा के जोना प्लेसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन प्रेजेंट होती है वहाँ पे, ठीक है, ताकि जो है एक ही स्पर्म जो है पॉलीस्पर्म मेनी स्पर्म आते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओवम से, लेकिन उसमें से एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है, ओके, ड्यू टू द एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से, ओके। अब अगर हम ओवम की लेयर की बात कर लेते हैं, सबसे अंदर ओवा है मान लो, ये इसके ऊपर है क्या, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर है जो क्या, जोना पेलिसिडा, और सबसे बाहर जो है लेयर है वो है क्या, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, अभी मैं इसका फिगर भी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 7वें का ए से ही हो जाएगा, सिंपल सा, ओके। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहला क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू द ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को पूछा है कि कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में, डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू द ओवम। उस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का नाम है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि किस टाइप का इन विट्रो कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी फीमेल बॉडी होता है, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टाइप का ट्रांसफ़र है, ओके। अब देख लेते हैं पूरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, इसका तो उत्तर सी हो जाएगा पहला, लेकिन डिटेल में देखते हैं। ART करवाई की जाती है, जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो ART करवाते हैं। ART 2 टाइप की हो सकती है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 2 टाइप की हो सकती है, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन जो कि इनसाइड द बॉडी होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो आउटसाइड द बॉडी होता है वो 3 टाइप का होता है, पहला तो जिफ्ट है, ठीक है, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को अप टू द 8 ब्लास्टोम ईयर उसको ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, किसके, ऑफ द सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में हम अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर तक का जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक हो गया इन विट्रो का। दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टाइप होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में हम करते हैं कि मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर, ये अंतर है, मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर का मान ली 32 टिसेल्ड ब्लास्टोम ईयर का ट्रांसफर करवाएंगे, किसमें, यूटेरस में, तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT बोलेंगे। और तीसरा होता है जो अभी ऑप्शन में दे रखा है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करवाते हैं ओवम में, डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्टेड टू द ओवम, तो ये होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये हो गया अपना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देख लेते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम लोग के दो मेथड पढ़ते हैं, बस 2 मेथड होता है, एक तो गिफ्ट होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये गिफ्ट था, ये गिफ्ट है, और दूसरा है IUI इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। अब गिफ्ट में क्या करते हैं, गैमीट को ट्रांसफर करवाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इसमें लेते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ द ओवम कलेक्टर फ्रॉम द, मतलब इसमें कंडीशन है, लेकिन हम उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में गैमेट को ट्रांसफ़र करवाएंगे जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन वो सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। किसी हेल्दी डोनर यानी हेल्दी फीमेल से ओवम को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उस हेल्दी फीमेल से जो हमने ओवम कलेक्ट किया है उसको हम उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन वो सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रही है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जो कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, सीमेन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटेरस में,
फीमेल के यूटेरस है, फीमेल के वेजाइना में आर्टिफिशियली हम सीमेन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये 5 मेथड हैं ART के, मतलब मेनली 2 टाइप के हैं, एक इन विट्रो, दूसरा इन विवो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। इन विट्रो में 3 हैं, एक है गिफ्ट, दूसरा है IUT, तीसरा है ICSI। इन विवो में 2 हैं, एक है गिफ्ट, दूसरा है AI। ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी। इसका लेकिन फिलहाल बस इतना ही पूछा था, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम कॉल्ड द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बाकी और कुछ नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि इंक्रीज द IMR एंड डिक्रीज द MMR इन द पॉपुलेशन बिल। अगर हम MMR को घटा देंगे, यानी कि मेटरनल मोर्टलिटी रेट को अगर हम घटा देंगे, मेटरनल मोर्टलिटी रेट को अगर हम घटा देंगे, मेटरनल मोर्टलिटी रेट को अगर हम घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो ऑटोमेटिक इन्फेंट रेट घट जाएगा। इन्फेंट जब मदर ही नहीं है तो इन्फेंट कैसे मतलब प्रोड्यूस होंगे, तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, जिससे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कोइंसाइड ड्यू टू द। तो जो लैक्टेटिंग मदर होता है वो जनरली कोइंसीव नहीं करती है, क्यों, तो इसलिए नहीं करती क्योंकि लैक्टेटिंग मदर के ब्लड में क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, क्या नाम इसको बोलते हैं, प्रोलैक्टिन ही बोलते हैं ना, हाँ। जो क्या बोलते हैं कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सप्रेस कर देता है। गोनेडोट्रोपिन, आगे समझ लेना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, मतलब FSH और LH को सप्रेस कर देगा, FSH LH को सप्रेस कर देगा। और जब FSH LH कम हो जाएगा या दब जाएगा तो ओव्यूलेशन होगा नहीं, जब ओव्यूलेशन होगा नहीं तो ओवम बनेगा नहीं, जब ओवम बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ओके, तो मेनली ये हर क्या लैक्टेटिंग मदर में क्यों नहीं होता है, कोइंसीव क्यों नहीं करती लैक्टेटिंग मदर, बिकॉज उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन, यही रीजन देंगे। और प्रोलैक्टिन हार्मोन करता क्या है, ये रीजन इसमें ऑप्शन में दे रखा है, सप्रेस द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये वाला सप्रेस द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो अपना आ जाएगा तीसरे का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए सही हो जाएगा, सप्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तीसरे का ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीधे सीधे स्टेरिलाइजेशन की बात की है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है, 2 स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। एक तो होता है जो कि फीमेल में होता है वैसेक्टोमी, नहीं फीमेल होता है ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइटअप किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी। दूसरा है वैसेक्टोमी, जो कि मेल के लिए होता है। मेल में क्या करता है, वासा डिफरेंस को कट करके टाइडअप कर दिया जाता है, वासा डिफरेंस को कट करके टाइडअप कर दिया जाता है। ओके, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए इरिवर्सिबल होता है, ए इरिवर्सिबल होता है। और इसको मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। ओके, तो सर्जिकल प्रोसीजर सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। सेकंड भी सही है कि मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस द सेक्सुअल रेज, ये मिसकंसेप्शन है कि सेक्सुअल रेज को रिड्यूस कर देता है, ऐसा नहीं होता है। चौथा वाला है कि क्या है चौथा वाला ऑप्शन, लैक ऑफ द सफिशिएंट फैसिलिटी इट मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री चूज द, अच्छा करेक्ट ऑप्शन चूज। तो चौथा भी सही है, तो मतलब ऑल ऑफ दी सही है, चौथे का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है कि नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी वर टेकन अप इन आवर कंट्री इन द 1950 में था, 5वें का ऐसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विथ इन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव कब होगा, अगर उसको हम कितने इफ़ यूज्ड विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, 72 आवर ऑफ ओव्यूलेशन, 72 ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 72 ऑफ द इम्प्लांटेशन। तो सबको बताया छाटने का ये हो जाएगा कि 72 आवर ऑफ क्वाइटस के दौरान अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर लेते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर लेते हैं तो वो इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो नहीं इफेक्टिव रहेगा। तो छठे का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द राइट वन एमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें सही स्टेटमेंट चूज करना है। देखते हैं पहला, आईओडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर्सब। नहीं, आईओडी को हम लोग आईओडी जो है इंसर्ट करवाया जाता है एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से या वेल क्वालिफाइड नर्स से, हर खुद नहीं कोई इंसर्ट कर सकता आईओडी को, ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा, आईओडी इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस, क्या पूछा है, राइट पूछा है ना। आईओडी इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस रिडक्शन इन द, सॉरी, आईओडी इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन यूटेरस। आईओडी इंक्रीज द फाइगोसाइट, हाँ ये सही है। आईओडी क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस करता है, इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस इन द यूटेरस। और
कि द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विथिन द यूटेरस, ठीक है। और जो कापर आयोडी है, मान लो कि कापर आयोडी ले लेते हैं, तो उसमें आयोडी फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करेगा विथिन द यूटेरस के साथ, और कापर आयन जो करेगा सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देगा, तो दबा देगा, स्पर्म मोटिलिटी को दबा देगा और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी दबा देगा। बात करते हैं अभी फिलहाल, ये वाला ऑप्शन सही देगा, 7वें का भी सही है। तीसरा क्यों गलत था? आयोडी सप्रेस द नहीं, गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करता है, आयोडी सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, गैमेटोजेनेसिस को नहीं, ये भी गलत हो गया। डी वाला आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस, नहीं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो थोड़ा आईयूडी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। 7वें का बीसी ये सिंपल सा तौर तो मिल गया। आईयूडी 3 टाइप की आईयूडी एनसीईआरटी में दे रखा है। एक तो कापर आईयूडी, दूसरा हार्मोनल आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। कापर आईयूडी में दो दे रखा है, एक है कि कापर टी, कापर 7 और मल्टीलोड 370, मल्टीलोड 375, कापर टी, कापर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है। तो कापर टी, कापर 7 और मल्टीलोड 375 है, कापर टी, कापर 7, मल्टीलोड 375, ओके। और इधर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में दो हैं, एक है LNG-20, दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्टर्स, उसको बोलते हैं LNG-20 या प्रोजेस्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और है जिसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में लिप्स लूप है, सिर्फ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में एक है लिप्स लूप, पूरा पढ़ लेना, बोल तो रहा हूँ, नॉन मेडिकेटेड मतलब लिप्स लूप है बस। 3 ठो आईयूडी हैं। अब 3 आईयूडी की बात कर लेते हैं। चाहे जो आईयूडी होगी उस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म में करेगी ही, चाहे वो कापर आईयूडी हो, चाहे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हो, चाहे वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो। हाँ, अब जो कापर आईयूडी में कापर आयन है वो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, मतलब स्पर्म मोटिलिटी को दबाएगा, कम करेगा, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी कम करेगा, ये कापर आयन का काम होता है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में जो हार्मोन का काम होता है वो क्या है? हार्मोन क्या करता है? यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्वाइक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, दो काम करता है। एक तो यूटेरस को अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्वाइक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, ये दो हो जाता है, दो कर देता है, ठीक है। तो ये 2 काम दिया है, बाकी बस ये आईयूडी के बारे में फिलहाल आगे कुछ नहीं है, इससे अलावा इससे ज़्यादा तो है कुछ नहीं एनसीईआरटी में, ओके। बस नाम याद रखना चाहिए, काम याद रखना चाहिए बस। तो 7वें का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवेन रिगार्डिंग द एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आई थी 1971 में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, पहले ऑप्शन देखते हैं। एमटीपी जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हाँ सही बात है। एमटीपी आर यूज्ड द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नहीं, गलत है। एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल, नहीं, ये भी गलत है। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ द क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, हाँ ये सही है, ठीक है। यानी फर्स्ट और फोर्थ, ये उत्तर तो मिल गया। आप थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 8वें का कौन सा सही हो जाएगा? 8वें का सी सही हो जाएगा, ओके। चलो, तो बस ये सही है। एमटीपी मतलब ये आप पहला ऑप्शन इसलिए सही कि एमटीपी जनरली सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसलिए एडवाइस दी जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एमटीपी करवानी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवानी चाहिए, क्योंकि वो सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि फर्स्ट 3 महीने के अंदर एमटीपी करवा लेनी चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके 3 महीने के अंदर में एमटीपी करवा लेनी चाहिए, ओके। तो वो सेफ मानी जाती है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। उसके बाद रिस्की हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले, कहीं कहीं लिखा है अप टू द 12th वीक, वो एक ही मतलब हो गया, ओके। तो यहाँ पे लेस रिस्की होता है, इसलिए बोला जाता है कि ये फर्स्ट टाइमेस्टर में एडवाइस दी जाती है, फर्स्ट टाइमेस्टर में ही एमटीपी करवानी चाहिए। और लास्ट वाला इसलिए चाहिए कि एमटीपी, सही बात है कि या वेल क्वालिफाइड डॉक्टर या वेल क्वालिफाइड नर्स के ही द्वारा एमटीपी करनी चाहिए होती है, ये नहीं कि कोई कर दे, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ चाहिए, बाकी सेकंड और थर्ड नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। सिंपल सा है, एड्स सेक्स ऑर्गन को नहीं अफेक्ट करता है, बल्कि ये जाके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती है उसको प्रभावित करता है, उसके नंबर को कम कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो हमको डिफरेंट टाइप के जो डिजीजन लेते हैं, वायरल डिजीजन लेंगे, बैक्टीरियल डिजीजन लेंगे, और फाइनली क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है ह्यूमन बीइंग का। ये सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता है, सीधे सीधे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। तो एड्स वगैरह सबको पता होगा। बाकी साइफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ड, ये सब तो सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन एड्स जो है नहीं। तो 90 का बी सही हो जाएगा। ओके, चलो जाओ एक मिनट। थोड़ा सेक्सुअल क्या दिया है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दिया है, मतलब STD दिया है, इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा जितना NCERT में दिया मतलब उतनी बात करते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को ही बोलते हैं क्या, वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज या VD, और इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पूरे NCERT में सिर्फ 7 डिजीज दे रखा है। कितनी? 7 डिजीज दे रखा है। 7 डिजीज। 7 डिजीज कौन कौन सा है? तो पहले एक तो हो गया गोनोरिया, इसको हम गोनोरिया ही पढ़ते हैं, गोनोरिया। देन साइफिलिस, साइफिलिस, जेनाइटल हॉर्स, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हॉर्स, जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, HIV। कितना हो गया? 7 हो गया ना। इतना डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सॉरी, इसमें से 3 डिजीज जो हैं जो कि नॉन क्यूरेबल है, मतलब क्यूरेबल नहीं है। एक HIV है, एक हेपेटाइटिस बी है, एक जेनाइटल हॉर्स है। ट्रिपल एच याद रखना, जो कि नॉट क्यूरेबल है, मतलब ये क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो हो गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो कौन कौन सा? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हॉर्स और HIV। ओके, बाकी वो सब जो है वो क्यूरेबल हैं। तो बस इतनी ही बात करनी थी, लेकिन फिलहाल इसमें क्वेश्चन इतना ही बस पूछा है, इन 7 रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड डिजीज में से कौन सी डिजीज है जो कि सेक्स ऑर्गन को प्रभावित नहीं करती है? तो जो HIV यानी HIV एड्स है, जो वो सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता है, इफेक्ट प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि वो इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करता है, इम्यून सिस्टम को कम करता है। ठीक हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 है, कंडोम आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो ये नीचे रीजन दे रखा है, तो नीचे रीजन सब सही है इसके लिए, कि दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर द इंसेमिनेशन, सही है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द कोइटल एक्ट, ये भी सही है। ये रिस्क ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के रिस्क को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द 10वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अभी हमने ऊपर पहले ही क्वेश्चन में पूरी बात की थी कि ART, इनफर्टाइल जो कपल होते हैं या इनफर्टिलिटी की, जैसे जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनको चिल्ड्रन असिस्ट करना है तो ART करवाते हैं। ART 2 टाइप की होती है। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है। दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। अभी हमने पूरी बात करती क्वेश्चन नंबर 1 में ही, इसमें 2 है, एक गिफ्ट है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इसमें 3 है, एक है गिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा है IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, तीसरा है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमको जिफ्ट की बात करनी है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस पर हम करते क्या है कि पहले जाइगोट को लैब में प्रिपेयर करते हैं, लैब में जाइगोट बनाते हैं, मतलब अप टू द 8 ब्लास्टोम ईयर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को लैब में बनाते हैं। उसके बाद उस अर्ली एम्ब्रियो या जाइगोट को, जो कि अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर है, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल का फैलोपियन ट्यूब में। इसको बोलते हैं, उस जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। पहला है कि ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट द जाइगोट फॉर्मेशन। नहीं, ये नहीं है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, ये सही है। फिर फीमेल डोनर से जाइगोट को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको फैलोपियन ट्यूब में फिर ट्रांसफर कर देंगे, ये होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर ट्रांसफर टू द यूटेरस, नहीं, ये नहीं होगा। इसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अगर यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे ना, अगर यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। जाइगोट या मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर होना चाहिए तब, तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये नहीं होगा। लास्ट का दिया है कि ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूटेरस, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बी वाला सही हो जाएगा, 11th का भी सही हो जाएगा सिंपल।
करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ठीक है, कौन सा करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए? तो ओवरिएक्टोटोमी नहीं, हाइस्टेरेक्टोटोमी ये भी नहीं है, वैसेक्टोमी, हाँ वैसेक्टोमी में वासा डिफरेंस कट करके टाइड अप कर दिया जाता है मेल में, जबकि फीमेल में जो है ट्यूबेक्टोमी होती है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप किया जाता है। तो ये करेक्ट सर्जिकल मेथड है, ये करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर है, तो 12th का सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिगर भी देख लो इसका, देख लो ये रहा फिगर, ये है वैसेक्टोमी जो कि वासा डिफरेंस को कट करके टाइड अप कर दिया गया है। और कट कहाँ किया जाता है? जो मेल होता है, मेल में वासा डिफरेंस जो जब कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, तो पहले हम स्मॉल इंसिजन लगाते हैं स्क्रोटम में। ठीक है, मेल में स्क्रोटम में, टेस्टिस के स्क्रोटम में स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, वहाँ से वासा डिफरेंस को कट करके टाइड अप कर देते हैं, ये हो जाता है वैसेक्टोमी में करते हैं। अगर ट्यूबेक्टोमी में करना है तो फैलोपियन ट्यूब को स्मॉल पार्ट को कट अप करके टाइड अप किया जाता है। देखो फैलोपियन ट्यूब को स्मॉल पार्ट को कट अप करके टाइड अप कर दिया गया। अच्छा, कहाँ से करते हैं ये हम स्मॉल इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में। ठीक है, स्मॉल इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में या थ्रू द वेजाइना के थ्रू करते हैं इसको। ठीक है, ये होता है। और ये प्रोसेस, दोनों प्रोसेस वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी कैसी है? इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है इसकी। इरिवर्सिबल स्पेलिंग देख लेना भाई, बोल तो रहा हूँ, इरिवर्सिबल है, बाकी इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। पुअर रिवर्सिबिलिटी लिख सकते हैं हम, पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है इसकी। कहीं कहीं पुअर रिवर्सिबिलिटी लिखा रहेगा ऑप्शन में, कहीं कहीं इरिवर्सिबल लिखा रहेगा, दोनों के दोनों ही होते हैं, सर्जिकल मेथड है ये। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख। ओके, तो पूछा है 13 में कि क्या है डायाफ्राग, जो डायफ्राग्म, जिसको हम डायफ्राग में ही पढ़ेंगे, आप जो भी पढ़ो, डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय द फीमेल। ठीक है, यूज्ड बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखो डायफ्राम वो अलग है, जो कि एब्डोमेन और डायफ्राम अलग है। ठीक है, रिसर्सन वाला डायफ्राम नहीं है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, और छोटा हटाओ, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है फीमेल के लिए बाय द फीमेल। करेक्ट ऑप्शन क्या है ये? तो दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूटरस, नहीं, ये नहीं है। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, ये बात सही है। दे एक्ट एज द फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्मेंट्री, ये भी सही है। दे एक्ट एज द स्पर्मिसाइडल एजेंट, नहीं, स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम नहीं करता है ये भी गलत है। यानी सेकंड और थर्ड सही है, तो 13 का सी सही हो जाएगा। ये हो गया इनहेरिटेंस एंड द चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, क्लास 12 थर्ड है, यूनिट नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ऑल जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, जितनी भी जीन है अगर सेम क्रोमोजोम पर, ऑल जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम। मान लो एक सिंगल क्रोमोजोम है, इसमें सभी जीन लोकेटेड है, एक जीन सेकंड, मतलब ऐसे मल्टीपल जीन लोकेटेड है मान लो एक ही सिंगल क्रोमोजोम पे, तो होगा क्या? फॉर्म ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस, नहीं, ये नहीं होगा। फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, सही है। कि क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोजोम पे जो जीन प्रेजेंट होती है वो लिंकेज करती है, वो लिंकेज शो करती है। ठीक है, अगर 2 क्रोमोजोम होता, 2 क्रोमोजोम पे जो है होमोलॉगस क्रोमोजोम, लेकिन उसका जो है उसके बीच में जो क्रोमोजोम, 2 डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन अगर एक ही क्रोमोजोम पे अगर जीन प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही क्रोमोजोम पे अगर जीन प्रेजेंट है, तो इस सिंगल क्रोमोजोम, इसको भूल जाओ, सिंगल क्रोमोजोम पे जो जीन प्रेजेंट है इन दोनों जीन के बीच में लिंकेज होगा। और लिंकेज जितनी पास जीन होगी लिंकेज उतना ज़्यादा होगा, और जितनी दूर जो है जीन होगी उसमें लिंकेज उतना कम होगा। अगर मान लो ये हम जीन ए मान लें, जीन बी मान लें, जीन सी मान लें, तो ए और बी के बीच में लिंकेज ज़्यादा होगा, जबकि ए और सी के बीच में लिंकेज कम होगा। फिलहाल ये बात यहाँ पूछा नहीं है, सीधा पूछा है कि इन ऑल जीन, अगर सभी जीन सेम क्रोमोजोम पे ही लोकेटेड हैं, तो उन जीनों के बीच में क्या हो सकता है? तो वो एक लिंकेज ग्रुप बना सकती हैं। ठीक है ना, बाकी पहला तो नहीं सही होगा, विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, ये तो नहीं सही होगा, लिंकेज ग्रुप बनाएंगे ही। ठीक है, फॉर्म इंटरएक्टिव ग्रुप दैट अफेक्ट द फिनोटाइप, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा सेकंड, पहले का बी सही हो जाएगा। ऑल जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम फॉर्म द लिंकेज ग्रुप। एक बात और जो लिंकेज होता है ना, लिंकेज में लिंक जीन होता है, लिंक जीन अकर ऑन द सेम क्रोमोजोम, तो सब पता है, इसी लाइन से भी पता है, सेम क्रोमोजोम पे जितनी भी लिंक जीन होती है वो सेम क्रोमोजोम पे वो जीन प्रेजेंट होती हैं, सेम ही क्रोमोजोम पे। और लिंक्ड जो लिंकेज ग्रुप, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द लिंक जीन विच आर नॉर्मली इनहेरिटेड टुगेदर। और ये क्या होता है, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक साथ जाते हैं। इनके जो करेक्टर होते हैं, लिंक्ड जीन के जो करेक्टर होते हैं, लिंक्ड जीन के जो ट्रेट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन टुगेदर एक साथ इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, पहले का भी याद रखो, बजवाता कहानी नहीं। ठीक है, सेकंड क्या है, कंडीशन ऑफ ए कैरियोटाइप 2n+1 2n-1 एंड 2n+2 2n-2 कॉल्ड, सीधी सिंगल से एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिख रखा है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कि अगर
मोनोसोमी और ट्राइसोमी और नल्लीसोमी, ये सब किस में देखने को मिलता है? सब एन्यूप्लॉइडी में देखने को मिलता है, पॉलीप्लॉइडी में नहीं। मोनोसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी और नल्लीसोमी, एक इसमें होगा, ये होगा एनीप्लॉइडी में। एनीप्लॉइडी क्या होता है? एनीप्लॉइडी का मतलब होता है जी, ठीक है, पहले उत्तर तो मिल गया ना एनीप्लॉइडी, फिर उसके बाद बताते हैं क्या होता है एनीप्लॉइडी, दूसरे का ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब एनीप्लॉइडी होता है क्या? एनीप्लॉइडी का मतलब होता है कि फेल्यूर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड, फेल्यूर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन कॉल्ड एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी में कुछ भी सकता है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी वाला केस है, लेकिन ट्राइसोमी दो चीज़ों में देखा गया है। ट्राइसोमी एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखा गया है, एक डाउन सिंड्रोम में देखा गया है। डाउन सिंड्रोम में कहाँ ट्राइसोमी होता है? डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर क्रोमोसोम में 21 में ट्राइसोमी देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। तो दूसरे का ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और पॉलीप्लॉइडी प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसमें भी होता है फेल्योर ऑफ द क्या होता है कि फेल्योर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, और ये होता है प्लांट में सीन होता है, ठीक है। तो और बाकी एलोप्लॉइडी मोनोसोमी का कोई मतलब नहीं, मोनोसोमी ये सब, ठीक है। तो दूसरे का ये तो सही है, बार बार क्या बोले, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी और ठीक है, ये हो गया अपना एनीप्लॉइडी में एनिमल, जैसे डाउन सिंड्रोम। अगर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोजोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है, तो क्रोमोजोम 21 पे एक गेन कर लेता है क्रोमोजोम। और जबकि टर्नर सिंड्रोम में लॉस ऑफ द एक्स क्रोमोजोम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या जाता है? लॉस ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन फीमेल, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन फीमेल, इसको बोलते हैं क्या हो गया? ये हो गया है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना। ये दोनों डाउन टर्नर क्या हो गए हैं? ये एनीप्लॉइडी है। एनीप्लॉइडी बता चुके हैं कि भाई लॉस ऑफ द फेल्योर ऑफ द लॉस ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो होता है उससे क्या होता है कि या तो लॉस होगा क्रोमोजोम या तो गेन होगा क्रोमोजोम, एनीप्लॉइडी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन शो, ठीक है। अगर एक क्रोमोजोम पे दो जीन है, एक जीन बी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा क्रोमोजोम है उसमें भी जीन ए स्मॉल भी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है और इसका क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है, ठीक है ना। डिस्टेंस ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम, ठीक है। तो तीसरे का ऐसे ही हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है तीसरे का ये, ठीक है। जबकि लिंकेज में इनवर्सली होता है, ठीक है, लिंकेज में इनवर्सली होता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम और डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज़्यादा, ठीक है। वही पिछले बता लिंक्ड जिन में ज़्यादा, वो हटाओ उसको यार, तीसरे का ऐसे ही है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी और लिंकेज के बारे में थोड़ा बोल देते हैं कि हाँ गया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो फिर से बोल देते हैं, लिंकेज जो होता है इनवर्सली पोस्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, ठीक है। क्या इसमें क्या बताएं हमें, बताओ। इसमें ये होता है कि अगर दो जीन पास में है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, मतलब दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, और दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगा, यानी कि लिंकेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होगी? जब दो जीन पास हैं तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी। और अगर दो जीन दूर हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, चांस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, ओके। चलो तीसरे का ऐसे ही है। चौथा नंबर, इफ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम ए फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनिटर, इस डिजीज को क्या बोलेंगे? ये साइड में सीधा ले रखा है कि अगर डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी, कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, कॉल्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अगर डिजीज ट्रांसफ़र हो रही है कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। जैसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में कौन कौन सा आएगा? हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एक्सेट्रा, और बाकी सब हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो गया, ठीक है। और जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज क्या होती है?
ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि बाथ पार्टनर आर द कैरियर, बाथ पार्टनर मतलब मेल एंड फीमेल, बाथ पार्टनर आर कैरियर यानी कि हेट्रोजाइगस, देन ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो ये हो गया दोनों कन्फर्म ना। फिलहाल ये जो लाइन रख रखी है कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी, इसी से पता चल रहा है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। तो चौथे का डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है हीमोफीलिया जो इसका एग्जाम्पल है, इसका पूरा देख लेते हैं कैसे हो रहा है ये, कैसे मतलब है कैरियर फीमेल कैरियर हीमोफीलिया है, मान लो हीमोफीलिया में फीमेल कैरियर है, ये फीमेल कैरियर है, कैरियर फीमेल XHX, और डी जो है फादर नॉर्मल भी हो सकता है और डिजीज भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, नॉर्मल वाले केस में देखते हैं, उसका क्रॉस अपने आप करवा लेना डिजीज वाला। तो इसमें देखो XHX डॉटर कैरियर है, XHY ये देखो सन जो है डिजीज हो गया। ऐसे इधर आएगा डॉटर है नॉर्मल है, इधर सन नॉर्मल है। तो यही हो रहा है कि फीमेल कैरियर फीमेल से ये सन में ट्रांसफर हो रही है डिजीज। तो यही है क्या, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। और इसमें क्या हो रहा है देखो, फीमेल कहीं डिजीज है, ये फीमेल नॉर्मल नहीं सॉरी ये फीमेल नॉर्मल है, XX है सॉरी, और ये जो कैरियर है कहीं डिजीज नहीं है ना फीमेल। तो फीमेल का जो है चांस होता है, रेयरली चांस होता है डिजीज होने का, हीमोफीलिया वाले केस में या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले केस में जो है फीमेल जो है रेयरली डिजीज होती है, रेयरली हीमोफिलिक होती है। हाँ तब हो जाएगी जब ये वाला केस ले लेंगे, जब फादर भी अगर डिजीज लेंगे तब जाके फीमेल जो है यानी डॉटर जो है वो भी हीमोफिलिक हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। इन द सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर द वेलिन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड क्या पूछा है, इसका जो है वेलिन के लिए अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता तो बताते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे। वेलिन का होता है GUG, याद रखो GUG होता है, 5वें का डी सी हो जाएगा। बाकी देखते हैं कैसे GUG। देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है HB होता है, ठीक है। उसका अगर DNA देखेंगे तो ओके एक मिनट रुक जाओ, अगर नॉर्मल DNA, ठीक है, मतलब नॉर्मल क्या है ये सिकल सेल एनीमिया का नॉर्मल क्या है कि हीमोग्लोबिन मालिक्यूल है तो HB रहेगा, ठीक है। उसका जो है DNA जैसा कैसा इसके अंदर का DNA रहेगा, जो डबल स्ट्रैंड DNA रहेगा उसका जो कोडान रहेगा, जो ट्रिपलेट कोडान रहेगा वो GAG रहेगा, और GA का कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, G का C हो जाएगा, A का T हो जाएगा और C का G हो जाएगा, ठीक है। G का C, ये भी C है ना, GAG है ये, ठीक है, GAG का C हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये तो डबल स्टैंड DNA का एक स्टैंड हो गया, DNA का दूसरा स्टैंड हो गया। इसका mRNA बनाएंगे तो mRNA इसका क्या आएगा, C का G हो जाएगा, T का A हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, वही हो जाएगा, जो DNA वही रहेगा, RNA भी, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वाले में। और ये जो है ये किसके लिए है, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए है, ग्लूटामिक एसिड के लिए है। अब अगर इसका हम डिजीज देखेंगे HBS, ठीक है, ये तो डिजीज होता है। इसमें DNA जो रहेगा उसका जो कोडान रहेगा वो होता है GTG, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है ना, तो एक स्टैंड का GTG, दूसरा G का C, T का क्या हो जाएगा U, क्योंकि थाइमिन रिप्लेस बाय द नहीं T का A ही रहेगा, ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर दिया हूँ मैं, नहीं सही तो है, ठीक है सही है, ठीक है, T का A और G का C हो जाएगा। आप जब इसका RNA बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि RNA का डबल स्टैंड है, इससे डबल स्टैंड RNA होता है ना, तो सॉरी DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, तो DNA का डबल स्टैंडर्ड है, तो वही है। G और C के बीच में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, A और T के बीच में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, फिर GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अब इसका हम बनाएंगे RNA में C का G हो जाएगा, A का T होगा, लेकिन थाइमिन रिप्लेस बाय द यूरेसिल हो जाता है, तो यहाँ U हो जाएगा, फिर यहाँ पे C का हो जाएगा G। अब देखो नॉर्मल वाले में GAG था, अब यहाँ जो डिजीज वाला हो गया है सिकल सेल एनीमिया वो GUG हो गया, और ये वेलिन के लिए होता है अब ये, और ये 6th पोजीशन पे जो जाके रिप्लेस करता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय द वेलिन एट द 6th पोजीशन इन सिकल सेल एनीमिया केस। तो यही वेलिन के लिए पूछा था, तो GUG हो गया। तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा रखा है, 5वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पर्सन हैविंग द जीनोटाइप IAIB would show the blood group as AB, दिस इज बिकॉज द, ओके, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कोडोमिनेंस का, ठीक है, 6ठे का हाँ कोडोमिनेंस में एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप, ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, लेकिन फिलहाल देखते हो इसमें जो है एक ही जीन I जीन होती है, जो कि I जीन में 3 एलील होते हैं, IA IB और I, ठीक है। IA जो है वो कंट्रोल करता है, मतलब IA IB जो है डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, जबकि I जो है रिसेसिव है, ठीक है। अगर
क्यों? क्योंकि जो आरबीसी मतलब जो ब्लड में आरबीसी है, वो आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंथेसिस करती है किसकी? शुगर पॉलीमर की। शुगर पॉलीमर आई ए शुगर पॉलीमर बनाएगा, आई बी भी शुगर पॉलीमर बनाएगा, बट आई एलिल डज नॉट फॉर्म्ड एनी टाइप ऑफ द शुगर, सो कॉल्ड द आई एलिल आर रिसेसिव एलिल। जबकि आई ए एंड आई बी आर फॉर्म्ड द मतलब डू फॉर्म्ड द शुगर पॉलीमर। तो आई ए और आई बी क्या करेंगे? ए शुगर पॉलीमर बनाएंगे, तो आई ए और बी इसलिए डोमिनेंट एलील में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। तब अगर हम आई ए और आई बी लेंगे तो ब्लड ग्रुप जो आएगा ए बी आएगा। ठीक है, ए बी आएगा और एक को डोमिनेंस हो जाए, तो सिंपल वही दिया है एनसीईआरटी में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? तो जेड और जेड डब्ल्यू ये हो जाता है बर्ड में। ठीक है, बर्ड में या चिकन में बोलो, चिकन में। ठीक है, और अब इसमें से देखो बर्ड कौन सा है? प्लेटिपस नहीं, स्नेल नहीं, कॉकरोच नहीं, पीकॉक है। सतह का डिसीज हो जाएगा। ठीक है, बर्ड ही ऐसी है जिसमें कि मेल जो होता है वो होमोगेमेटिक होता है, यानी जेड होता है, और जो फीमेल होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है, यानी वो जेड डब्ल्यू होती है। बाकी हम लोगों में, ह्यूमन में, इंसेक्ट में नॉर्मली क्या होता है कि मेल जो होता है हेट्रोगेमेटिक होता है, यानी एक्स वाई होता है, और फीमेल जो होता है होमोगेमेटिक होती है, यानी एक्स होती है। ठीक है, और अपना ग्रासोफर देख लेते हैं। ग्रासोफर का एक दे रखा है कि सेक्सुअल डिटरमिनेशन में जो मेल होता है वो क्या होता है कि XO होता है, जिसमें सिवाय क्रोमोसोम गायब होता है, जबकि फीमेल में एक पेयर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी XX होता है। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअल डिटरमिनेशन।